Assalamu alaikum. So we are about to start our class. Requesting you to turn on your cameras, please, and we are just waiting 1 or 2 minutes for other participants. I'm still waiting for you. क्या आप अपने cameras on करेंगे? Okay. Last time हम discuss कर रहे थे how to separate liquid solid from liquid और उसमें हमने after discussing if the uh, solid is insoluble, then we might use decantation and filtration according to the situation. And then if the solid is soluble, then there will be two options. एक था heating till dryness और एक था crystallization. We've already talked about heating till dryness और the consequences as well. और ये तय हुआ था कि if we are 100% sure that the solid which we are going to separate from the liquid is thermally stable and will not decompose if heated, then we use the method called heating till dryness. We will take the solution and heat it until all the liquid get evaporated and we have a dry salt left in our container. This method will not work if the solid is thermally unstable, like the sugar.
gives the example of sugar. If you have a sugar in water and you want sugar, solid sugar back, so you heat the solution till all the water evaporated. But unfortunately, when the water start evaporating and solid sugar is appearing again, the heat will decompose the sugar, and sugar is not thermally stable. It will decompose and turns into black color carbon. So it means the method of heating till dryness will not work for sugar. So we should have some other method for such solids which cannot sustain themselves on heating. So if sodium chloride instead of sugar is present in the water, well, there is no problem because sodium chloride is thermally very stable. So yes, you can use heating till dryness method for sodium chloride. It means you need to know which is thermally stable and which one is thermally unstable. तो ये knowledge आपके पास होना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, बट इन लेटर पार्ट ऑफ दी चैप्टर इवन ये भी हम आपको पढ़ाएंगे कि अमूमन कौन से कंपाउंड हीटिंग को सस्टेन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं और कौन से नहीं कर पाते. सो मे बी आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ सिलेबस यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी ये जान जाएं कि हाँ ये थर्मली स्टेबल होते हैं और ये थर्मली स्टेबल नहीं होते. लेकिन हमने कहा अगर फर्स्ट करने नहीं भी जान जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी वजह ये है कि इफ यू हैव अ चॉइस कि आप कौन सा मेथड चूज करें एंड यू हैव एनी डाउट about the thermal stability of the solid dissolved in a liquid, you must use crystallization. अगर हमें जरा सा भी डाउट है तो सेफ साइड पर रहेंगे और क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे. क्रिस्टलाइजेशन यूज करने का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग. इट टेक्स सेवरल आवर्स टू कंप्लीट और हीटिंग till lioness will complete in few minutes. तो इसलिए जब हमें पता हो कि हाँ भाई सॉलिड थर्मली अनस्टेबल है तब तो बिल्कुल भी कोई क्रिस्टलाइजेशन की तरफ ना जाए ना, क्यों जाया करे अपना टाइम. हाँ जब डाउट हो तो फिर एहतियात है कि चलो भाई फिर थोड़ा वक्त लगा लें. सो हियर वी हैव व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. अब हम आपको बताते हैं क्रिस्टलाइजेशन का तरीका क्या है. बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है ये इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए. आई डोंट नो वो आप इस एज पे कितनी अच्छी जनरल नॉलेज रखते हैं, बट शुगर चीनी जो है उसे हम शुगर केन से हासिल करते हैं. गन्ना कहलाता है ना उर्दू में. उसको क्रश किया जाता है, उसका जो जूस निकलता है उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शुगर. और ये क्रिस्टलाइजेशन शुगर मिल्स में की जाती है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी इंडस्ट्रियल हब का. तो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए लार्ज स्केल पर ये काम हो रहा होता है. ऐसे होता है पूरे मुल्क में अगर चीनी लेनी है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. बहरहाल करना क्या है, यू हैव अ सोल्यूशन. आपके पास एक सॉलिड है जो पानी में डिजोल्व हो गया है, ठीक है, या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया. तो अब आप चाहते हैं कि उस सॉलिड को अलग करें और आपको डाउट है इस बात पर कि ये कंपाउंड थर्मली स्टेबल नहीं होगा. तो आपने सबसे पहले क्या किया, उस सॉल्यूशन को हीट किया. ये 4 नंबर की डिस्क्रिप्शन आती है और 4 ही पॉइंट्स होते हैं. हीट द सॉल्यूशन till the saturation point. ये है. अब उसमें था हीट करते जाइए till all the solution all the liquid get evaporated. यहाँ हम कह रहे हैं नहीं, जरा ख्याल रखिएगा, थोड़ी पहले सोल्यूशन को हीट करना है. और कब तक करना है जी, सैचुरेशन पॉइंट, ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट दोनों में से जो भी लफ्ज़ के इस्तेमाल करें तक हीट करना है. अरे भाई ये क्या होता है और हमें इसका कैसे पता चलेगा. भाई ये वो पॉइंट होता है, देखिए जब कोई चीज़ लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है तो वो गायब हो जाती है. ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैंने आपसे कहा था आप अपना एक्सपीरियंस भी करके देख लीजिए. कम अज़ कम ये वो ऐसी चीज़ है जो कोई भी घर पे कर ले तो कोई डेंजरस बात नहीं है. आप सॉल्ट लें एक स्पून और अपने गिलास पानी में डाल दें और हिलाएं, वो सॉल्ट गायब हो जाता है. यानी इस तरह गायब हो जाता है कि अगर अब आप वो पानी का गिलास औरों को तो ये मुझे ही दे देना जो साइंस का इतना बड़ा टीचर बनता हूँ,
तो मुझे नहीं पता चलेगा उसमें सॉल्ट है, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ, अगर 1 चम्मच डाला है, ज़्यादा डाल दें तो और बात है। तो अब मुझे तब पता चलेगा जब मैं उसे टेस्ट करूँगा, अय हाय हाय! ये कितना नमकीन है, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब है वो ऐसे गायब हो जाता है नमक, तो हम कहते हैं डिसॉल्व हो गया। इसी तरह चीनी पानी में डालें, शेक करें, गायब पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। तो डिसॉल्व होने की निशानी ये है कि द सॉलिड गेट डिसअपियर्ड। और इंसॉल्युबल होने की निशानी है कि इट विल बी विजिबल। अगर फर्ज कर लीजिए आपने पानी में कोई ऐसी चीज़ डाली है जो डिसॉल्व नहीं होती है, आप जितना शेक कर लें, वो आखिर में आपको इसी तरह नीचे सेटल मिलेगी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल होती है तो गायब हो जाती है, और जब वो पानी में से वापस आने लगती है, इनसॉल्युबल होने लगती है, तो नज़र आने लगती है। तो अब मेरा कहना ये है कि जैसे ही आप सॉल्यूशन को हीट करेंगे, थोड़ा-सा सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब आता है कि वो पॉइंट जिस पर जो पानी के अंदर सॉलिड डिसॉल्व था, वो इनसॉल्युबल होने लगेगा, यानी वो नज़र आने लगेगा। तो जैसे ही वो स्टेज आएगा जिसके बाद अब सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन से इसलिए अलहदा हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में लिक्विड कम होता जा रहा है, वो तो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुआ था ना। जिस लिक्विड पे डिसॉल्व हुआ था अगर वही भाग गया तो वो बेचारा क्या करेगा। तो इसकी 2 निशानियाँ हैं। ज़रा नॉन साइंटिफिक या देसी तरीका ये है कि आप अपनी आँखों से देखें, जैसे ही आपको अपने सॉल्यूशन की सरफेस पे आपने गौर से देखना है कि जो अगर फ़र्ज़ कर लें बीकर आपने लिया हुआ है ना, तो बीकर की दीवारों पर हमें हल्का-हल्का सॉलिड अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमें पहला समझ लो कि सॉलिड का हल्का-सा भी अमाउंट नज़र आया कि वो अपीयर होना शुरू हो रहा है, यानी कि वो नज़र आना शुरू हो रहा है, आप समझ जाएँगे कि ये सैचुरेशन पॉइंट है और आप अपना हीटिंग एलिमेंट रिमूव कर देंगे, यानी आप गरम करना छोड़ देंगे। ये है ज़रा नॉन साइंटिफिक, क्योंकि इसमें तो सॉलिड नज़र आना शुरू हो जाता है। थोड़ा-सा साइंटिफिक तरीका ये है कि जब आपने गरम करना शुरू किया तो साथ ही हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही साफ-सुथरी क्लीन ग्लास ट्यूब लाइए। ग्लास रॉड लाइए, सॉरी, ग्लास रॉड बिल्कुल ऐसी रॉड होगी जैसी आपकी पेंसिल होती है। सेपरेट हो गया और पीछे ओके, देयर वाज अ लिटिल डिस्कनेक्शन इन द नेट, बट हियर आई एम बैक। कोई ऐसा मसला नहीं हुआ हमारा। ओके, तो अब मैं आपसे कह रहा था कि yes, in the process of crystallization you first heat your solution till the saturation point, and saturation point is the point at which the solution, the salt is begin to crystallize or begin to appear। तो उसको चेक करने के मैंने आपसे कहा 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप देखें कि सॉल्यूशन को गर्म करते हुए जैसे ही हमारे कंटेनर की वॉल्स पर हल्का-हल्का सॉलिड अपीयर होना शुरू होगा, इट मीन्स सैचुरेशन पॉइंट इज़ देयर। और दूसरा तरीका ये है कि ग्लास रॉड लीजिए और उसको हल्का-सा उसकी टिप सॉल्यूशन की सरफेस पर लगाकर हटा लीजिए, तो एक नन्हा-सा कतरा सॉल्यूशन का जो है वो ग्लास रॉड की टिप के साथ लगेगा। अगर वो फ़ौरन इवेपोरेट होगा और पीछे से हमें टिप पर सॉलिड नज़र आने लग गया, इसका मतलब है सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने एक ड्रॉप लिया है और वो ड्रॉप इवेपोरेट नहीं हो रहा, या अगर हो रहा है तो उसके बाद पीछे कोई सॉलिड नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। तो हीट द सॉल्यूशन टिल द
saturation point. That was the first point. ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, जैसे ही आपको यकीन हो गया हाँ भाई सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आपका दूसरा काम रिमूव द हीटिंग एलिमेंट. हीटिंग एलिमेंट मीन्स द सोर्स with which you are heating your solution. अब आप बर्नर से हीट कर रहे हैं, स्प्रिट लैम्प एक होता है हमारे पास, उससे भी हम हीट करते हैं, आपने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, वॉट एवर भारत. तो अब इसका मतलब ये है कि हीटिंग टिल ड्राइनेस में और क्रिस्टलाइजेशन में पहला फर्क नजर आ गया कि यहाँ जैसे ही आपको ये शक हुआ कि सोल्यूशन में से अब सॉलिड सेपरेट होने लगा है, आपने हीटिंग रोक दी और वहां आप हीटिंग उस वक्त तक जारी रखते थे जब तक सारा सॉल्वेंट जो है, सारा लिक्विड जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए और पीछे ड्राई सॉलिड ना मिल जाए. यहाँ ड्राई की तो बात दूर है, अभी तो सॉलिड बनना भी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ शक हुआ कि बनने वाला है, आपने हीटिंग दूर कर दी. अब क्या होगा भाई? अच्छा भाई, अब ये होगा कि सोल्यूशन इज ऑलरेडी हॉट. आपने थोड़ी देर गर्म किया है तो सोल्यूशन है तो गर्म, लेकिन अब आप और गर्म नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? फिर हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर लिक्विड हर वक्त एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है इवेपोरेशन, जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होते रहते हैं. भाई देखिए ना, अभी बारिशें हुई हैं कराची में, ठीक है, प्रॉब्लम भी बहुत रहा है, सड़कों पे पानी भी जमा हो गया है, लेकिन अगर आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि सड़क के कोने पे घर के करीब थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, और किसी ने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया, अगर हटाया भी नहीं, लेकिन वो पानी डे और टू, एक दिन में या 2 दिन के बाद इवेपोरेट हो गया, गायब हो गया. ऐसे तो नहीं है ना कि वो इवन जिन खाली प्लॉट्स में भी पानी पड़ा हुआ था और अब तो काफी दिन हो गए किसी ने नहीं हटाया, वो भी बिलाखिर सूख जाता है. कैसे सूख जाता है? जब धूप पड़ती है, गर्मी लगती है, तो पानी की इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है. पानी हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो रहा होता है. हाँ, हाई टेम्परेचर पे ज़रा ज़्यादा हो रहा होता है और लो टेम्परेचर पे ज़रा कम हो रहा होता है. आपने वैसे ही इसे इतना गर्म कर दिया. अब अगर आपने हीटिंग एलिमेंट रिमूव भी कर दिया है तो भी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रुकेगा तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा, बस अब उसे टाइम लगेगा. अगर आप हीटिंग एलिमेंट रिमूव ना करते तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता. अब हमने दूर कर दिया, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ पानी इवेपोरेट होगा, एंड इट विल टेक टाइम. जैसे मैंने आपसे कहा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच अमाउंट यू हैव टेकन. आपने अपने बीकर में या अपने कंटेनर में कितना सोल्यूशन लिया है, जितना ज़्यादा सोल्यूशन लिया होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा अब उसे इवेपोरेट होने में. तो अब आप वेट करेंगे till all the water or liquid get evaporated. Allow the liquid to evaporate completely. Crystals of solid form, which is then dry with the help of filter paper. अब हमने ये किया, जब सारा पानी हमें लगा कि इवेपोरेट हो गया है तो पीछे हमें क्रिस्टल्स मिले. जाहिर सी बात है, आपने हीट तो किया नहीं इतनी देर तक, तो ये क्रिस्टल्स गीले गीले से होंगे, यानी अभी भी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर सा मौजूद होगा. तो या तो आप और इंतज़ार करें कि ये भी उड़ जाए तो और कुछ और टाइम लग जाएगा, वरना अब ये है कि जब आपने देखा कि अब सिर्फ सॉल्ट जो पीछे मिला है, जो सॉलिड हमें पीछे मिला है क्रिस्टल्स की सूरत में, वो क्रिस्टल थोड़े गीले गीले हैं, तो आप उन्हें फिल्टर पेपर पे लेते हैं. फिल्टर पेपर वो रिमेनिंग पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह हमें ड्राई क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. तो ये 4 स्टेप्स में हम उस पर्टिकुलर सॉलिड को भी अलहदा कर लेते हैं पानी से या लिक्विड से, जो उसमें डिज़ोल्व हो और जिसके बारे में हमें यह डर या यकीन हो कि वो थर्मली अनस्टेबल है और मुसलसल हीट करने पर डिकम्पोज हो सकता है.
सो हेयर आई हैव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस सेंस। इससे पहले वालों के लिए मैं आपसे कह रहा था कि उनकी डायग्राम और उनका नाम आपके जहन में हो, कि वो आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको सिचुएशन देकर पूछेंगे कि इस सिचुएशन में हम अपनी चीज़ को कैसे सेपरेट करें, तो तरीके का नाम बता दीजिए या तस्वीरों में से उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो ये तरीका होगा। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से प्रॉपर क्वेश्चन आता है सेक्शन बी पेपर 2 में, कि वो 4 मार्क्स का ये सवाल देते हैं कि वो खास तौर पर कहेंगे कि फला कंपाउंड को आप क्रिस्टलाइजेशन के जरिए सेपरेट करके दिखाइए। और जब उन्होंने खुद कह दिया क्रिस्टलाइजेशन, तो फिर आपको तो ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि अब ये सब्सटेंस थर्मली स्टेबल था नहीं था। जब उन्होंने कहा है तो यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, क्या चलो भाई क्रिस्टलाइजेशन के 4 स्टेप्स, लंबी चौड़ी कहानियां कोई नहीं लिखनी, सिर्फ ये सिंपल 4 लाइनें लिखनी है, 4 मार्क्स मिलेंगे। आपने पॉइंट आउट करना है कि मैंने सबसे पहले सोल्यूशन को हीट किया है टिल दी सैचुरेशन और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। आपको ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को चेक कैसे करते हैं, यानी सैचुरेशन पॉइंट को चेक कैसे करते हैं, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसे लिखें भी। तो फिर आपने कहा हीटिंग एलिमेंट को रिमूव कर दिया, जो भी हीटिंग सोर्स है आपका उसे रिमूव कर दिया, और उस वक्त तक सोल्यूशन को था और हमें पीछे क्रिस्ट नहीं मिल रहा, क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर से ड्राई करेंगे, दैट्स इट। तो ये हो गई अब सारी कहानी, हाउ टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इफ इट इज सॉल्युबल और इफ इट इज इनसॉल्युबल। अब मैं आपके सामने सिचुएशन ला रहा हूँ नेक्स्ट, एंड इट इज सेपरेशन of solid from solid। अब है सॉलिड की सॉलिड से सेपरेशन। अगर हमारा सॉलिड, अच्छा ये सबसे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि कॉमन केस है रियल लाइफ में, कि हमें सॉलिड के अंदर और सॉलिड मिले हुए मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, देन वी गो थ्रू दी प्रॉपर्टीज ऑफ दो सब्सटेंसेस विच आर मिक्स टुगेदर, और उनकी ऐसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जो एक में है और एक में नहीं है। इट मीन्स यहाँ कोई फिक्स तरीका नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन सब्सटेंस नेचर के किस किस्म के सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं, और देयर इज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर दैट। और हर एक की मेन कहानी यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स व्हिच आर मिक्स्ड टुगेदर। तो इसमें जो बड़े तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे तरीकों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हम इस स्टेज पर आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 3 तरह के मिक्सचर्स रख रहा हूँ और हमें डिस्कस करना होगा हाउ गन वी सेपरेट दीज 3। और वो 3 ऐसे होंगे कि जिनकी वो प्रॉपर्टी जो उन्हें सेपरेट करने में हेल्प करेगी, वो आसानी से आपकी समझ में आ सकती है। तो मिक्सचर नंबर 1 ये है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन पाउडर, और दूसरा है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। अब जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा ये मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन पाउडर, आपके जहन में क्या ख्याल आनी चाहिए? देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। कभी आपने अगर गौर से देखा हो, ये कॉमन सेंस वाली है बात, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में अक्सर हमें थंबप्रिंट्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी होती है, और प्रैक्टिकल्स में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं, वो थंबप्रिंट्स का पैकेट पूरा गिरा देते हैं। अब वो पूरे कमरे में थंबप्रिंट्स जो हैं वो बिखर गई।
अब हाथ से उठाने में डर है कि चुभ ना जाए, तो एक आसान तरीका क्या उठाते हैं हम? फिजिक्स की लैब है, वहाँ मैग्नेट होता है, हम मैग्नेट लेते हैं और हर जगह पर फेरने लग जाते हैं, जहाँ जहाँ वो थंबप्रिंट्स होंगी उड़कर वो भी मैग्नेट से चिपक जाएंगी। सो आयरन की ये खूबी ये है कि ये मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट होता है, सैंड नहीं होती। तो अगर आयरन पाउडर, यानी मैंने पाउडर इसलिए कहा कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही डस्ट की तरह या पार्टिकल जो है वो मट्टी में मिल गया, क्योंकि अगर बड़ा कोई पीस आयरन का था तो मैं हाथ से उठा के अलग कर दूंगा भाई, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ये आयरन के ऐसे छोटे छोटे पीस पाउडर टाइप पार्टिकल्स अगर सैंड के साथ मिक्स हो गए, तो आसान तरीका ये है कि एक मैग्नेट लीजिए और उसे उस मिक्सचर के अंदर फेरना शुरू कर दीजिए। जहाँ जहाँ आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे। सैंड मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, आयरन अट्रैक्ट होता है। ये होगी वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों में सेपरेशन का बाइस बनेगी। सो सिंपल एक्सपेरिमेंट, बल्कि अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो तो अक्सर हम देखते हैं सड़कों पर जो कुछ लोग होते हैं वो खास तौर पर ऐसी जगहों पर जिनके करीब आयरन वर्क्स की दुकानें हैं, यानी लोहे का कोई काम होता है, तो वहाँ आयरन के छोटे छोटे जर्रे बिखरे हुए होते हैं, तो वो मैग्नेट की मदद से वहाँ से गुजरते हैं और सारे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो बाद में बिकते हैं, अच्छी बात है, उसे मेल्ट करके आयरन को हम बेचते हैं। तो अब ये एक छोटा सा काम हो गया कि सिंस आयरन इज पैरामैग्नेटिक, जिसका मतलब होता है कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। क्योंकि आयरन पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है, if magnet is brought closer to the mixture, all iron particles get attached with magnet and can be separated। एग्जैक्टली यही पैरा आप याद रख लें या अपनी तरफ से इसमें हल्की फुल्की कुछ चेंज कर दें, मुझे उससे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि कम से कम ये आपको इस तरह से लिखना नहीं है कि आप इसके रट्टे मारें। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इम्तिहान में अगर ये सवाल आ रहा होगा तो इसके जवाब में ऑप्शन होंगे और आप टिक लगाएंगे या सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे, हाउ कैन आई सेपरेट में आयरन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड, द आंसर इज यूजिंग मैग्नेट। Why? Because my iron is paramagnetic or can be attracted by magnet. That's it। ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया कि चले याद रहे एक सेंटेंस बना के, वरना सिर्फ इतनी सी बात है यूजिंग मैग्नेट। और मैग्नेट यूज किया गया कि जो प्रॉपर्टी यहाँ हमारे लिए क्रूशियल बनी वो प्रॉपर्टी है आयरन का पैरामैग्नेटिक होना। पैरामैग्नेटिक का लफ्ज अजीब लग रहा हो तो कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फिर है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। इसमें क्या करूं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेरी हेल्प करेगी? तो ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए पता लग जाना चाहिए। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी में एक प्रोसेस के बारे में विच इज सब्लिमेशन। याद आ रहा है ना? ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट वेपर्स बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, लिक्विड बनते ही नहीं है, और नेफ्थलीन का नाम उसकी एग्जाम्पल में लिखा था। तो अब सैंड और नेफ्थलीन के मिक्सचर में नेफ्थलीन सबलाइम है। अगर मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा तो सैंड तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर, अगर पहुंचा भी तो मेल्ट होगा, लेकिन अव्वल तो सैंड का मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा, उसके मेल्ट होने की भी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर होगा भी तो वो तो मेल्ट होगा ना। लेकिन नेफ्थलीन तो सिर्फ 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ मेल्ट ही नहीं, बॉयल होकर डायरेक्ट वेपर्स बन जाता है। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, थोड़ी देर के बाद नेफ्थलीन के वेपर्स बाहर निकलने लगते हैं। हम उन वेपर्स को, हम उस पर्टिकुलर कंटेनर को ऊपर से कवर करते हैं थ्रू ए फनल, और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा हुआ होता है।
तो सारे वेपर्स जैसे ही फिल्टर पेपर से टकराते हैं सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद सारा नेफ्थलीन फिल्टर पेपर पर होगा और सारी सैंड पीछे रह जाएगी। सेटअप कैसा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो एस नेफ्थलीन is sublime, it will form vapors when this mixture is heated and get easily separated। ये होता है जनाब सेटअप कि आपके पास, बल्कि इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे बना देते हैं, जगह यहाँ इतनी नहीं होगी। आपके पास एक इवेपोरेटिंग डिश कहलाती है, ये बिल्कुल इसी शेप की होती है। इसमें आपने वो सॉलिड रखा which is sand and naphthalene on an iron stand। ये हमारे पास आयरन स्टैंड, ये हमारी इवेपोरेटिंग डिश, और यहाँ से आपने इसे हीट किया थ्रू ए बर्नर। अब अगर ये इसमें मौजूद है नेफ्थलीन और सैंड, दिस इज द मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस नेफ्थलीन, तो अब होगा ये कि इसमें से वेपर्स निकलेंगे और वो वेपर्स नेफ्थलीन के होंगे। तो हम इसके ऊपर इस तरह से फनल को रखते हैं। ऐसी बात है किसी स्टैंड से रखेंगे, ये फनल ऑलमोस्ट पूरी इवेपोरेटिंग डिश के कंटेंट को जो है वो कवर किए हुए है, और इसके अंदर यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फिल्ट्रेशन रहा है कि जो भी यहाँ से वेपर्स उड़ेंगे, ये नेफ्थलीन के वेपर्स, इनको भागने का तो रास्ता नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे टकराएंगे फिल्टर पेपर से और फिल्टर पेपर पर कंडेंस हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर के ऊपर कोई ना एक सॉलिड जो है वो जाकर डिपॉजिट हुआ हुआ है। ये सॉलिड कौन सा होगा? ऐसी बात है सैंड तो उड़कर नहीं पहुंच सकती, ठीक है ना। ये वही सब्सटेंस होगा जिसके अंदर ये खूबी है कि वो हीट करने पे डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी कि नेफ्थलीन। तो ये नेफ्थलीन यहाँ सेपरेट हो जाएगी और सैंड पीछे रह जाएगी। तो ये वो प्रोसेस है वो जो उस वक्त इस्तेमाल होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेपरेट ए सॉलिड व्हिच इज सब्लाइम फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक होगी बात। अब आखिरी बात रह गई, ये दो केसेस थे जिसमें आपने प्रॉपर्टी यूज की है इस बात की कि इफ यू हैव ए सिचुएशन वेयर वन इज पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड अदर इज नॉर्मल, तो फिर आप मैग्नेट की मदद से उन्हें अलग करेंगे। और दूसरे में आपने ये कोशिश की है कि अगर एक चीज़ सबलाइम है और एक चीज़ नॉन सबलाइम है या नॉर्मल है, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। अब मैं तीसरी सिचुएशन लाना चाह रहा हूँ, और तीसरी सिचुएशन है सैंड एंड सोडियम क्लोराइड। और ये है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका जो सॉलिड और सॉलिड को सेपरेट करने में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें एक ही नज़र में कोई ऐसी क्रूशल प्रॉपर्टी नज़र ना आए लाइक पैरामैग्नेटिक और सबलाइम वाला की जो हमारा काम बहुत ही आसान कर देगा, तो फिर हम हमेशा इसी तरफ जाते हैं। इसी तरफ मतलब सैंड और सोडियम क्लोराइड में क्या खूबी है, सैंड पानी में इंसॉल्युबल है और सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है। यानी हमारी कोशिश क्या होती है कि जो सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स हुए हैं उनमें ये देखें कि कौन किस चीज़ में डिजोल्व हो जाता है और कौन किस में डिजोल्व हो जाता है। पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए सबसे पहले पानी के मुतालिक सोचते हैं कि क्या अगर ये दोनों पानी में सॉल्युबल हुए या दोनों पानी में इनसॉल्युबल हुए तो मामला ख़राब हो गया। लेकिन एक सॉल्युबल हुआ और एक इनसॉल्युबल हुआ, जैसा कि इस वक्त केस है, मामला आइडियल हो गया, आराम से हो जाएगा।
फर्स्ट कर लें अगर ये ना होता तो हम सॉल्वेंट चेंज करते, हम कहते हैं चलो पानी को हटाओ, कोई और लिक्विड लेकर आओ, मट्टी का तेल लेकर आओ। हो सकता है मट्टी के तेल में ऐसा हो जाए कि एक डिजोल्व हो जाए, एक ना हो। कोई और पेट्रोल ले आओ, कोई और लिक्विड अल्कोहल ले आओ। तो हम ये ट्राई, ये सबसे बड़ा तरीका है, इसमें हम सॉल्वेंट चेंज करते रहते हैं। क्योंकि अगेन आपके लेवल पे आप तो अभी इतने सारे लिक्विड्स को जानते भी नहीं है, इसलिए पानी के अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे और हमने सिंपल केस लेकर आए। तो अब इसमें क्या नजर आ रहा है कि एक पानी में सॉल्युबल है, एक पानी में इनसॉल्युबल है। तो क्या करूं, इस मिक्सचर को उठाकर पानी में डालूं, अच्छी तरह हिलाऊं, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व हो जाएगा और सेंट नहीं होगी। तो अब जो सेंट पानी में इंसॉल्युबल है उसको क्या करूं, फिल्टर करके अलग कर लूंगा। और पीछे क्या बचेगा, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या होगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड और पानी। मुझे तो सोडियम क्लोराइड अलग करना है, तो वही हीट टिल ड्राइनेस, क्योंकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड इज थर्मली स्टेबल। तो इसलिए हमारा तरीके का पहला स्टेप, ऐड वाटर इन मिक्सचर एंड शेक। सोडियम क्लोराइड is soluble in water while sand remains insoluble. तीसरा पॉइंट, सेपरेट sand by filtration. Filtrate is solution of sodium chloride. Heat this solution till dryness and hence sodium chloride is okay. सेंट पॉइंट नंबर 3 में अलग हो गई और सोडियम क्लोराइड पॉइंट नंबर 4 में अलग हो गया। इस तरह अब सॉलिड को सॉलिड से भी अलग कर लिया गया, सारी पॉसिबिलिटी, सॉलिड को लिक्विड से भी अलग कर लिया गया। तो अब ये सॉलिड की सेपरेशन के जितने सिंपल केसेस हम कर सकते थे वो हमने कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा लिक्विड अलग करें। हमारा दिल होगा लिक्विड के अंदर अगर फर्स्ट कर लें कोई गया है या कोई लिक्विड ही मिक्स हो गया है तो उसका प्योर सैंपल कैसे हासिल करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला जो हमारा केस होगा वो केस है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। भाई अगर अब सॉलिड इंसॉल्युबल है तो वही फिल्ट्रेशन ही होती है, वो तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉलिड सॉल्युबल है और हमारा अब दिल ये है कि हम लिक्विड सेपरेट करें, यानी अब वो हीटिंग टिल ड्राइनेस या क्रिस्टलाइजेशन में तो हम अपने लिक्विड को जाया कर देते हैं ना इवेपोरेट करके। अब कोई ऐसा काम कीजिए जिससे हमें लिक्विड मिल, सॉलिड बेशक जाया होता रहे, यानी हीटिंग टिल ड्राइनेस चलेगा, सॉलिड डिकम्पोज होता है, हो जाए हमारी बात से, लेकिन हमारा लिक्विड हमें सेपरेट मिले तो क्या करें। तो उस तरीके को कहते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें हम लिक्विड कलेक्ट करते हैं और सॉलिड से उसको अलहदा करते हैं। तो अब डिस्टिलेशन का तरीका क्या है, क्या सेपरेट एपरेटस है और क्या इसकी डिटेल है, यहाँ से हम इसे पढ़ने का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब कल आपको ये याद दिला दें कि आपने एक अदद असाइनमेंट, हाँ ये एक बड़ा अच्छा सवाल अब्दुल बासे राव ने कहा है कि हाउ कैन बी सेपरेट टू पैरामैग्नेटिक सॉलिड। बेटा ऐसे तो कोई 75,000 केसेस हैं, इसीलिए तो मैंने कहा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सोच बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल सही है, अगर दोनों सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होंगे तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट यूज मैग्नेट, दोनों ही चिपक जाएंगे। तब हमें ये देखना होगा कि उनकी और कोई प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी किसी काम
नहीं आएगी। आप इसे रिवर्स भी तो कर सकते थे। आप कहते दोनों ही नॉन पैरामैग्नेटिक हैं, अब क्या करें? तो इसका मतलब है अब ये पैरामैग्नेटिक वाली खूबी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप किसी भी खूबी को सेपरेशन के लिए यूज करेंगे तो शर्त ये है कि वो खूबी एक में हो और एक में ना हो। देखिए ना, अभी तक मैंने यही तो चलाया है, एक सबलाइम था एक नहीं था। अगर दोनों सबलाइम होते तो फिर तो ये तरीका यूज नहीं हो सकता। दोनों सबलाइम ना होते तो भी नहीं यूज हो सकता। एक सबलाइम हो एक ना हो, एक पैरामैग्नेटिक हो एक ना हो, एक सॉलेबल हो एक ना हो, तब यूज होगा। अगर दोनों में एक जैसी खूबियां हैं तो फिर आप अपना दूसरा मेथड देखिए। तो यही केमिस्ट्री है। मैंने आपसे कहा मैंने तो 3 पढ़ा है, कम से कम 300 हैं। तो अब क्या होगा अगर वो पैरामैग्नेटिक हैं दोनों के दोनों, तो फिर हमारी केमिस्ट्री कहेगी ओके सर्च कीजिए कि आखिर इनमें और कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन सी खूबी ऐसी है जो इनके दरमियान डिफरेंस कर सकती है। क्या कोई दुनिया में ऐसा लिक्विड है जिसमें एक डिजोल्व हो जाए और एक ना हो? तो फिर उस तरीके को यूज करें। अगर वो भी नहीं है तो कोई और प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो शायद अभी आपने सुनी पड़ी भी नहीं है। तो देयर आर मैनी है, ठीक है। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर स्टार्ट थिंकिंग, दिस इज वेरी गुड। ओके, इंशाल्लाह ताला आपको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ और कल उसकी डेडलाइन है 1 बजे तक। तो कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी सबमिट करा दिया है, बट आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। तो नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।